वेलकम टू इंडियाज बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बाय फिनोलॉजी 30। ये इंडिया की शायद सबसे ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट है। ये इतनी जरूरी है कि मैं इसे बनाने से पहले आप देख रहे हो नई शर्ट भी लेके आया हूं। एनीवेज, इस बार का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। हमको ये इंश्योर करना था कि ये जो सीरीज है ना, जो हम इतनी मेहनत करते हैं बैकएंड पे, ये आप लोगों के लिए सिर्फ टिप्स के फॉर्मेट में ना आ जाए, ये म्यूचुअल फंड टिप्स ना हो जाए, क्योंकि वो पर्पस नहीं है। तो इस बार ना इस सीरीज को थोड़ा एक्सपांड किया है पहले से भी ज्यादा, जहां हमने बहुत ज्यादा फोकस किया है आपको ये दिखाने में कि बैकएंड पे किस तरह से फंड का एलिमिनेशन सिलेक्शन होता है, क्या वो सारे स्टेप्स हैं जिससे हम हर कैटेगरी में फंड्स को पिक कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हमारा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का इस साल का सिलेक्शन प्रोसेस। दिस इज प्रांजल कामरा विथ फिनोलॉजी फॉर इन्वेस्टर्स। शुरू करते हैं इंडियाज बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025। अब देखो, हर साल की तरह इस साल भी सिलेक्शन जब हम शुरू करते हैं लार्ज कैप्स का, तो डायलेमा होता है बिटवीन इंडेक्स फंड्स, एक्टिव फंड्स और ईटीएफ्स। अब इंडेक्स फंड यानी जो सेंसेक्स, निफ्टी या ऐसे किसी भी इंडेक्स को मिमिक करता है, जहां फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाता, जो शेयर्स इंडेक्स में है, जिस भी इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहा है वो उसे उठा लेता है। एक्टिव यानी कि जहां फंड मैनेजर अपनी इंटेलिजेंस लगा के मार्केट को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करता है और उसके बदले एक हायर फीस लेता है। ईटीएफ्स यानी एक स्टॉक का बास्केट जो आप रेडीमेड, जैसे आप शेयर खरीदते हो वैसे अपने ब्रोकर से खरीद सकते हो, और जब आपको उसको बेचना है तो आपको कोई और बायर ढूंढना पड़ेगा, आप एएमसी से उसे रिडीम नहीं करवा सकते। तो ये तीन ऑप्शंस हमारे पास थे। तो अब इन तीनों में से जब हमको फिल्टर आउट करना है कि हमको किस पे फोकस करना है, तो यहां डेटा हमारे काम आता है। पिछले 10 साल का अगर मैं डेटा देखूं तो ये दिखता है कि एक्टिव फंड्स ने इंडेक्स फंड्स को, और मैं ईटीएफ्स को भी उसी कैटेगरी में लूंगा, भारत में लगभग सारे ईटीएफ्स इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं, तो अभी जब मैं इंडेक्स बोल रहा हूं हम ईटीएफ इंडेक्स दोनों समझते हैं। तो डेटा ये कहता है कि पिछले 10 साल में एक्टिव फंड्स ने इंडेक्स फंड को रफली 1.37% पर ईयर से आउट परफॉर्म किया, यानी एक्टिव फंड्स ने ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। लेकिन ये डेटा थोड़ा मिसलीडिंग इसलिए है कि 2017 के एंड में सेबी ने रिक्लासिफिकेशन भी किया, यानी 2018 से 24 तक लगभग 7 साल हो गए हैं जहां म्यूचुअल फंड्स का रिक्लासिफिकेशन हुआ। तो पहले क्या होता था, कोई फंड हो सकता है कहने को लार्ज कैप है, लेकिन वो एक्स्ट्रा रिटर्न्स लाने के लिए, हीरो बनने के लिए, इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए रिटर्न्स ला रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगा के। यानी इन्वेस्टर सोच रहा है कि वो लो रिस्क फंड में इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि वो लार्ज कैप में जा रहा है, लेकिन फंड एक्स्ट्रा रिटर्न्स लाने के लिए एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा है। तो इसको सेबी ने चेंज किया, स्ट्रिक्ट रूल्स आए। जैसे एक रूल आया कि अगर कोई लार्ज कैप फंड है तो वो 80% अपना पैसा मार्केट कैप वाइज जो टॉप 100 कंपनीज हैं इंडिया में उन्हीं में लगा सकेगा। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये जो एक्टिव फंड्स आउट परफॉर्म करते थे ना इंडेक्स फंड्स को, ये नैरो डाउन हो गया। दूसरा रिजल्ट ये हुआ कि फंड मैनेजर जहां पहले 5000 स्टॉक्स में से सिलेक्ट करता था, उसका बास्केट अब 100 स्टॉक्स में रिस्ट्रिक्ट हो गया। उसे अब 80% पैसा टॉप 100 कंपनियों में से ही कंपनियां चुन के लगाना है, यानी आउट परफॉर्मेंस देने का स्कोप कम हो गया। अब आप बाकी 20% में ही अपना स्किल दिखा सकते हो बियॉन्ड 100 कंपनीज। और ये डेटा में दिखता है, पिछले 5 सालों में एक्टिव फंड्स ने इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म किया है सिर्फ 0.7% से। ये डेटा में और ज्यादा दिखता है पिछले 3 सालों में, जहां एक्टिव फंड्स ने इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म किया सिर्फ 0.2% से। अब एक सवाल आता है कि हाँ, कम ही सही, 0.2% ही सही, लेकिन एक्टिव फंड्स आउट परफॉर्म कर तो रहे हैं। इसको थोड़ा डीपली एनालाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी जहां इंडेक्स फंड पूरी तरीके से टॉप 100 कंपनीज, टॉप 50, टॉप 30 जो भी इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहे हैं वहां पैसा लगाते हैं, लार्ज कैप फंड्स के पास अभी भी 20% स्कोप है कि वो ज्यादा रिस्क लें, और कई फंड्स लेते भी हैं। तो 20% एक्स्ट्रा तक अगर आप रिस्क ले रहे हो और फिर आप 0.2, 0.3% का अल्फा जनरेट कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छा नहीं है। इसमें एक और डेटा है कि ये अच्छा दिखता है जब हम कैटेगरी को ऑन एन एवरेज देखें, लेकिन डेटा ये कहता है कि ज्यादातर एक्टिव फंड्स 50% से ज्यादा इन द लॉन्ग रन ग्लोबली इंडेक्स फंड्स को आउट परफॉर्म नहीं करते। कुछ आउट परफॉर्म करते हैं जिसके कारण ओवरऑल कैटेगरी अच्छी दिखती है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबली इन द लॉन्ग रन एक्टिव फंड्स
इस कैटेगरी में खास करके इंडेक्स फंड्स को आउट परफॉर्म नहीं करते। तो योर ऑड ऑफ फाइंडिंग दैट विनिंग फंड इज ऑल्सो लेस, इसलिए भी वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो आउट परफॉर्म करते भी हैं वो 20% अपनी कैटेगरी से बाहर जाके क्या रिटर्न ला रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो वहां पे भी एक्स्ट्रा रिस्क लेके एक्स्ट्रा रिटर्न लाया जा रहा है। मुझे एक्स्ट्रा रिस्क लेना ही है तो मैं अगली कैटेगरी में चले जाऊंगा ना, जिसका वीडियो 1-2 दिन बाद आएगा, लार्ज एंड मिड कैप। तो ये सारे फैक्टर्स के कारण हमने डिसाइड किया कि बहुत जरूरी है कि एट फिनोलॉजी हम हमारे इन्वेस्टर्स के माइंडसेट से अलाइन हो। और एक लार्ज कैप इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है? एक लार्ज कैप फंड के इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है कि उसे बॉन्ड या एफडी से तो ज्यादा रिटर्न चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क लेने में वो कंफर्टेबल नहीं, उसे सेफ्टी भी चाहिए। और इसीलिए क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी में सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, वी थॉट इस साल भी हमें इंडेक्स फंड्स के साथ ही जाना चाहिए। एक्टिव फंड्स, डेटा ये कहता है कि इट्स नॉट वर्थ टेकिंग द रिस्क। थ्योरी और डेटा दोनों यही कह रहे हैं। अब एक बार जब हमने डिसाइड कर लिया था कि इंडेक्स फंड की तरफ जाना है, तो चॉइस आती है ईटीएफ वाला रूट ले या इंडेक्स फंड की थ्रू जाए जो एएमसी से मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि ईटीएफ को जब आप उसका कॉस्ट देखोगे तो वो देखने से थोड़ा कम लगता है, लेकिन ईटीएफ को जब आप खरीदने जाते हो, क्योंकि आप ब्रोकर के थ्रू स्टॉक्स के जैसे खरीदते हो, तो उस पे जीएसटी भी लगता है, उस पे एसटीटी भी लगता है, एक्सचेंज टर्नओवर चार्ज भी लगता है, और ओवरऑल अगर इनको ऐड अप करूं तो कॉस्ट स्ट्रक्चर लगभग बराबर हो जाता है। तो यहां पे दोनों न्यूट्रल है। सेकेंड बात आती है एक्सेसिबिलिटी की। इस लिस्ट को, इन वीडियोस को पूरा देश देखता है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता, ना करना चाहता है, उसके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। तो ईटीएफ ना थोड़े रिस्ट्रिक्टिव हैं कि आप एक्सचेंज के थ्रू ही उसे खरीद सकते हो, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा है इंडेक्स फंड में। आप चाहो तो ब्रोकर के थ्रू खरीदो, चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदो, आरआईए के थ्रू खरीदो, या डायरेक्ट एएमसी से भी खरीदो। तो हर किसी के लिए एक्सेसिबल है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना, इसीलिए यहां पे भी प्रिफर्ड इंडेक्स फंड। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिक्विडिटी। देखो ईटीएफ ना आपने खरीद तो आप लोगे, लेकिन उसको बेचने के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आपको मार्केट में कोई बायर मिले। जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम बेचना चाहेंगे तो कोई बायर मिलना चाहिए, लेकिन इंडेक्स फंड में ये प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस दिन चाहो उस दिन निकल सकते हो। ईटीएफ में भी ज्यादातर जो पॉपुलर ईटीएफ है उनमें लिक्विडिटी रहती है, लेकिन 0.1% भी ये रिस्क मैं अपने ऊपर क्यों लूं? इसीलिए भी वी प्रेफर इंडेक्स फंड। इसके बाद सवाल आया कि ठीक है, इंडेक्स फंड में जाना है तो किस तरह का इंडेक्स फंड चाहिए हमें? क्या हमें मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स फंड चाहिए या इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड चाहिए? दोनों में फर्क यह है कि जो मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स फंड है वो अपने फंड में कोई भी शेयर उस प्रपोर्शन या परसेंटेज में लेता है जिस प्रपोर्शन में वो इंडेक्स में है। मान लेते हैं सेंसेक्स में अगर टीसीएस 6% है, तो इस फंड में भी, इस इंडेक्स फंड में भी वो शेयर 6% ही खरीदा जाएगा टोटल पैसों का। इक्वल वेटेड में क्या होता है कि अगर निफ्टी में 50 स्टॉक हैं तो वो हर स्टॉक को ये फंड 2-2% ले लेगा, यानी हर स्टॉक का वेटेज बराबर होगा। तो अब इन दोनों में से कौन सा चूज किया जाए? इसमें एक प्रॉब्लम है ये वाले मार्केट कैप वेटेड अप्रोच में, कि ये जो मार्केट कैप वेटेड अप्रोच है ना, इसके नाम पे इंडेक्स फंड्स अपना एक्सपेंस रेशियो बढ़ा रहे हैं। तो अभी कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स फंड है। और जब हमें ये चाहिए कि हमारा रिटर्न मार्केट को मिमिक करे, तो प्रोपोर्शनेट भी अगर हम मार्केट के हिसाब से चलें अपने इन्वेस्टमेंट में, तो रिटर्न्स मार्केट को बेटर तरीके से मिमिक कर सकेंगे। तो इसलिए वी प्रेफर्ड कि हमको मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स फंड की तरफ जाना है। तो ये सब कुछ करने के बाद भी हमारे पास बच गए, इतना स्टेप्स ऑफ एलिमिनेशन के बावजूद, 61 फंड्स, और हमें चुनना था उनमें से एक। लेकिन अभी हमें यह चुनना था कि हमें कौन से इंडेक्स को ट्रैक करना है, निफ्टी 100, 50 या सेंसेक्स या कोई और, कौन सा इंडेक्स को हम फोकस करेंगे। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन से इंडेक्स को चुना और उसके बाद कौन से इंडेक्स फंड को चुना। कल मैं फंड अनवील करूंगा कि हमारा इंडियाज बेस्ट लार्ज कैप फंड कौन सा है फ्रॉम फिनोलॉजी रेसिपी। तो अगर आपको हमारा ये अप्रोच पसंद आ रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी पसंद आ रही है, तो इसी तरीके से हम फिनोलॉजी 30 में लाए हैं 30 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर आप अगले 10 साल 15 साल स्ट्रेस फ्री होके स्टॉक्स से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसी पर्पस के लिए डिजाइन हुआ है फिनोलॉजी 30। लिंक आपको बायो में
ऊपर कार्ड में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। कल होने वाला है लार्ज कैप फंड अनवील, और मुझे आपसे चाहिए कि आप बता सको, आप गेस करो कि वो फंड कौन सा होने वाला है, क्योंकि 80% काम तो हमने कर दिया है ना। तो देखते हैं आप सही गेस कर पाते हो या नहीं। एटलीस्ट इतना बता दो कि हम कौन सा इंडेक्स चुनने वाले हैं, सेंसेक्स, निफ्टी 50 या कोई और। दिस इज प्रांजल कामरा। बाय बाय।